इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 2 और 3 जनवरी 2025 का वायदा आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, किस देश ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया? ए भारत ने, बी बांग्लादेश ने, सी भूटान ने या डी नेपाल ने? तो ये शुरू किया है बाल विवाह मुक्त अभियान नेपाल ने। नेपाल ने मंत्री किशोर साव सूदी के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान शुरू किया और इसे बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और देश नेपाल जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा समर्थित इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। क्या है? क्या बाल विवाह क्या है? ये बाल विवाह को खत्म करना है और बच्चों के अधिकार को क्या है? बढ़ावा देना है। यह सहयोगात्मक प्रयास इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को संबोधित करने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता को क्या करता है? रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, एसोचैम के नए महासचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? कौन सा? एसोचैम के नए महासचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? ए दीपक सूद को, बी रमेश अग्रवाल को, सी मनीष सिंघल को या डी विजय सिंह को? ये नियुक्त किया गया मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। किसका? एसोचैम का। उद्योग में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले मनीष सिंघल को एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये दीपक सूद का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ये दीपक सूद का स्थान लेंगे। उन्होंने 5 वर्षों तक चैम्बर का नेतृत्व किया और इसके संचालन को मजबूत किया है। सिंघल की व्यापक नेतृत्व पृष्ठभूमि में क्या टाटा मोटर्स, आयसर, वोल्वो और फिक्की में भूमिकाएं शामिल हैं, जहां वे उप महासचिव थे। उनसे भारत में आर्थिक विकास और नीति सुधारों की वकालत करने में एसोचैम की भूमिका को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। दो हजार चौबीस विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने साझा किया? किसने साझा किया? ए मैग्नस कार्लसन और जू वेनजुन, बी मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची, सी इयान नेपोमनियाचची या जू वेनजुन या डी मैग्नस कार्लसन और लेई टिंगजी? कौन है? तो इसको साझा किया किसने? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची ने न्यूयॉर्क में एक रोमांचक मैच के बाद 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब साझा किया। चैंपियनशिप 2-2 के स्कोर के साथ क्या बराबरी पर समाप्त हुई, यानी कि दोनों का स्कोर क्या था? 2 और 2 था। इसके बाद तीन क्या है? सडन डेथ ड्रा हुई। ठीक है, 3 सडन डेथ ड्रा हुई थी। इस गहन प्रतियोगिता ने दोनों खिलाड़ियों के असाधारण कौशल को उजागर किया, जिसमें तेज गति वाले शतरंज में उनकी महारत का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा चीन की जू वेनजुन ने महिला वर्ग का खिताब जीता और भारत की ओर से आर वैशाली सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन जू वेनजुन से हार गई। किससे हार गई? जू वेनजुन से हार गई। कौन? आर वैशाली। अगला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 जनवरी को, बी 25 दिसंबर को, सी 14 फरवरी को या डी 10 अक्टूबर को? तो मनाया जाता है। ये 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जो शांति, एकता और परिवारों के लिए प्रशंसा के संदेश के साथ नए साल की शुरुआत को चिन्हित करता है। यह दिन विश्व शांति और मजबूत पारिवारिक संबंधों के बीच संबंध को उजागर करता है,
वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह संघर्षों को हल करने के लिए कार्रवाई उन्मुख प्रयासों को प्रोत्साहित करता है और सामुदायिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। यह उत्सव दुनिया भर में शांति और समझ बनाने में परिवार के महत्व देने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस नाम से नामित किया है? रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस नाम से नामित किया? ए नवाचार का वर्ष, बी आधुनिकीकरण का वर्ष, सी सुधारों का वर्ष या डी एकीकरण का वर्ष। किस नाम से किया है? ये इसका नाम दिया है 2025 का इसका नाम दिया गया सुधारों का वर्ष। क्या नाम दिया गया इसका? सुधारों का वर्ष नाम दिया गया इसका। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकरण को प्राथमिकता देने और भारत के सशस्त्र बलों को युद्ध तत्परता बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। सुधारों का ध्यान रक्षा विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और खरीद प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और एआई, ड्रोन, साइबर युद्ध जैसी उभरती तकनीकों को भी शामिल करने पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन पहलों का उद्देश्य एकीकृत बहु डोमेन संचालन सुनिश्चित करना और भारत की वैश्विक सैन्य स्थिति को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने देश के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया? कौन सा ग्लास सी ब्रिज? पहला ग्लास सी ब्रिज है अनावरण किस राज्य ने किया? ए तमिलनाडु, बी केरल ने, सी कर्नाटक ने या डी आंध्र प्रदेश ने। किसने किया ये? तो इसका अनावरण हुआ है ये तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में इसका अनावरण हुआ। ठीक, ग्लास सी ब्रिज 77 मीटर लंबा, कितने मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। अच्छा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। किसको? तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तिरुवल्लुर प्रतिमा की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान हुआ। यह अभिनव पुल दो स्थानों के बीच सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है, जो समुद्र की लहरों के कारण होने वाली पिछली परिवहन चुनौतियों का समाधान करता है। 37 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अभिनव बुनियादी ढांचों के विकास और पर्यटन विकास के लिए तमिलनाडु की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2025 से पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आवास लागत 1% पर्यटक कर लागू किया है? क्या पर्यटक कर 1% पर्यटक कर लागू किया है? किसी ए फ्रांस ने, बी जर्मनी ने, सी रूस ने या डी इटली ने। तो इसको लागू किया है 1% पर्यटक कर लागू किया है ये रूस ने। किसने? ये रूस ने 1% पर्यटक कर लागू किया है। इसके लिए पर्यटन अवसंरचना को क्या बढ़ावा देने के लिए आवास लागत पर। ठीक है, रूस ने पर्यटन अवसंरचना को बढ़ाने के प्रयास के तहत 1 जनवरी 2025 से आवास लागत पर क्या है ये 1% पर्यटक लागू किया है। यह उपाय पहले के रिसोर्ट शुल्क की जगह लेता है, जहां और जुलाई 2024 में कर संहिता में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। कर क्षेत्रीय रूप से लागू किया जाता है, जिसे 2027 तक मजबूत या उभरते पर्यटन उद्योगों वाले क्षेत्रों में 3% तक बढ़ाने की योजना है, जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। किस राज्य ने फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोषी ट्रॉफी जीती?
ए पश्चिम बंगाल ने, बी गुजरात ने, सी पंजाब ने, या डी तमिलनाडु ने। ये किसने जीता है? ये कौन सा किसको संतोषी ट्रॉफी कहाँ पे हुआ था? केरल ने। केरल को किसने हराया? केरल को 1-0 से हराकर संतोषी ट्रॉफी किसने जीता? तो इसको संतोषी ट्रॉफी जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसको हराया था? केरल को हराया था। कितना? 1-0 से। पश्चिम बंगाल संतोषी ट्रॉफी फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर विजयी हुआ। यह प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट भारत की सर्वश्रेष्ठ राज्य टीमों का प्रदर्शन करता है और पश्चिम बंगाल की जीत प्रतियोगिता में इसके गौरवशाली इतिहास में जोड़ती है। यह आयोजन फुटबॉल में राज्य की निरंतर उत्कृष्टता और जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में UIDAI के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यानी कि UIDAI, ठीक है, के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए राजेश कुमार, बी पंकज सिंह, सी अनिल शर्मा, या डी भुवनेश कुमार। तो इसको संभाला है ये कौन है? ये थे भुवनेश कुमार। कहाँ के? ये उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर, उत्तर प्रदेश कैडर के। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के एक प्रतिष्ठित IAS अधिकारी श्री भुवनेश कुमार ने UIDAI के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। इस भूमिका के साथ साथ वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैटी में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। NIT कुरुक्षेत्र से स्वर्ण पदक विजेता यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट, उनके शानदार करियर में वित्त, MSME और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद शामिल हैं, जो उनकी बहुमुखी विशेषज्ञता और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। K2-18B को किस प्रकार का उपग्रह माना जाता है? किसको? K2-18B को किस प्रकार का उपग्रह माना जाता है? ए स्थलीय, बी हाइसिंथ, सी केपलर, या डी ड्रागर। किस प्रकार का ये उपग्रह माना जाता है? ये पूछ रहा है। क्या है? K2-18B। तो इसको माना जाता है किसको? हाइसिंथ ग्रह, हाइसिन माना जाता है। किसको माना जाता है? हाइसिन माना जाता है। पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित K2-18B को हाइसिन ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार के ग्रह की विशेषता हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल और महासागरों की संभावित स्थिति है, जो इसे जीवन का समर्थन करने वाला उम्मीदवार बनाती है। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल और महासागर की संभावना उपस्थिति, उसको क्या बोलते हैं? हाइसिन उपग्रह बोलते हैं, हाइसिन। पृथ्वी की तुलना में 2.6 गुना त्रिज्या और 8.6 गुना द्रव्यमान के साथ इसके वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे पेचीदा तत्व हैं, जो पृथ्वी पर जैविक क्रियाओं से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली? ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली? ए एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, बी एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, सी एयर मार्शल अर्जुन सिंह, या डी एयर मार्शल विक्रम चौहान। इसको किसने संभाला? ये पश्चिमी का कमान ये संभाला एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली, किसकी? भारतीय वायुसेना की। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा 3000 से अधिक उड़ान घंटों और 38 वर्षों की विशिष्ट सेवा के साथ एक सुशोभित लड़ाकू पायलट ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। किसकी? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। उनके शानदार करियर में चीफ टेस्ट पायलट
और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की डिप्टी चीफ की भूमिकाएं शामिल है। वह देश की रक्षा में अपने अनुकरणीय योगदान को प्रदर्शित करते हुए एक अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है, यानी कि इनके अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक दोनों प्राप्त हुए हैं। वे इस प्रतिष्ठित पद पर एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे। किसका? पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे एयर मार्शल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा रहा है और पेंशन वृद्धि लागू कर रहा है? ठीक है, देश पूछ रहा है जिसमें चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रहा है, पेंशन वृद्धि को लागू कर रहा है। ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी या डी स्विट्जरलैंड। तो ये देश है, इस देश का नाम है ये स्विट्जरलैंड। कौन सी? स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड कानूनी, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इनमें से देश सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसका असर बुर्का और नकाब जैसी वस्तुओं पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन वृद्धि लागू की जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति और वेतन प्रवृत्तियों से मेल खाने के लिए राज्य पेंशन में 2.9% की वृद्धि होगी। अन्य सुधारों में विरासत कानून, मजबूत बैंकिंग विनियमों में समायोजन शामिल है, जो स्विट्जरलैंड को यूरोपीय मानकों के साथ अधिक निकटता से जोड़ते हैं। ये उपाय देश की नीतियों को आधुनिक बनाने और समग्र सामाजिक कल्याण में सुधार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसमें? अक्षय ऊर्जा क्षमता में साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ए 10%, बी 14%, सी 18% या डी 20%। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये वृद्धि है कितना? ये वृद्धि है कितना? 14% की। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2024 में 200 मेगावाट को पार कर गई, जो देश की सतत ऊर्जा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि साल दर साल 14% की वृद्धि दर्शाती है, जो इस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाती है। इस वृद्धि का श्रेय सौर और हरित हाइड्रोजन जैसे अच्छे ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों और नीतियों को दिया जा सकता है। यह प्रगति भारत के पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप है, जो देश के विकास में सतत ऊर्जा के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2030 तक 2000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है? राज्य पूछ रहा है। तो ए तेलंगाना ने, बी कर्नाटक ने, सी गुजरात ने या डी महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ने की क्षमता कब तक? 2030 तक रखा है। तो ये है तेलंगाना राज्य। कौन है? तेलंगाना राज्य ने 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। तेलंगाना ने 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में 20,000 मेगावाट जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे इसकी मौजूदा क्षमता 11,000 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। कितना? 11,000 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। राज्य की अक्षय ऊर्जा नीति स्टैंड अलोन परियोजनाओं, फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा पहल और हरित हाइड्रोजन विकास को प्राथमिकता देती है। उन्नत तकनीकों और भंडार समाधानों को शामिल करके तेलंगाना का लक्ष्य अस्थायी ऊर्जा प्राप्त करना और भारत के अच्छे ऊर्जा उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
अगला प्रश्न है ब्लिंकिट। कौन सा? ब्लिंकिट का ये ग्रोसरी एप्लीकेशन है। ब्लिंकिट ने किस शहर में अपनी 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? कितने मिनट? 10 मिनट की। 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की। ए गुरुग्राम, बी बैंगलोर, सी मुंबई या डी हैदराबाद। कहाँ पे 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? कहाँ? गुरुग्राम में, बेंगलोर में, मुंबई में या हैदराबाद। तो उस शहर का नाम है, ठीक है, उस शहर का नाम है गुरुग्राम। कहाँ सेवा की? गुरुग्राम। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य तीव्र आपातकालीन चिकित्सा परिवहन प्रदान करना है। निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से, क्या निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या डिफ क्या डिफाइब्रिलेटर और आपातकालीन दवाओं जैसी आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति से लैस बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि BLS एम्बुलेंस के साथ त्वरित पहुंच सुनिश्चित होती है। इस सेवा में एक प्रशिक्षित पैरामेडिक, सहायक और ड्राइवर शामिल हैं, जो शहरी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। किसमें? शहरी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन सा देश मानव वायरस यानी कि HMPV के भारी प्रकोप का सामना कर रहा है? यानी वर्तमान में कौन सा देश मानव मेटानिमो वायरस के भारी प्रकोप का सामना कर रहा है? ये थाईलैंड, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी चीन। कौन ये इसकी सामना कर रहा है? एचएमपीवी के सामना कर रहा है, इसका नाम है ये चीन। चीन है जो एचएमपीवी के भारी प्रकोप का सामना कर रहा है। एक वायरस है। चीन मानव मेटानिमो वायरस यानी कि HMPV के साथ साथ इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 जैसी अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के बड़े पैमाने पर प्रकोप का सामना कर रहा है। मामले में वृद्धि ने अस्पतालों और सौदाओं की अभिभूति कर दिया है। सौदागृहों को अभिभूति कर दिया है। HMPV के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश और सांस फूलना शामिल है, जिसकी उष्मायन अवधि क्या है? 3 से 6 दिन है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले, उच्च जोखिम वाले समूह, विशेष रूप से निमोनिया और क्या ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर जटिलताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न है 2024 में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में कितनी वृद्धि हुई? भूजल पुनर्भरण में कितनी वृद्धि हुई है? कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में कितनी वृद्धि हुई है? ए 10 BCM, बी है 15 BCM, सी 20 BCM या डी 25 BCM। कितने की वृद्धि हुई है ये भूजल पुनर्भरण में? ये भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है 15 BCM। कितने का? ये 15 BCM का इसमें भरण हुआ है। भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है 15 BCM का। 2024 में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 BCM की वृद्धि हुई है, जो कुल क्या 446 BCM तक पहुंच गया। कितना? 446 BCM। ठीक है। यह सुधार अस्थायी भूजल प्रबंधन प्रयासों को दर्शाता है, क्योंकि भूजल निष्कर्षण में भी
3 VCM की कमी आई। निष्कासन में कितनी की कमी आई है? 3 VCM की कमी आई। 73% से अधिक मूल्यांकन इकाइयों को सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो भूजल संरक्षण और पुनर्भरण प्रथाओं में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। ऐसी प्रगति जल की कमी की चुनौतियों का समाधान करने और अस्थायी जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इसरो किस देश का उपग्रह लॉन्च कर रहा है ताकि सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम हो सके? क्या स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम हो सके? ए कनाडा का, बी यूनाइटेड किंगडम का, सी संयुक्त राज्य अमेरिका का, या डी ऑस्ट्रेलिया का? तो इस देश का उपग्रह लॉन्च कर रहा है कौन? इसरो। ठीक है, तो ये इसरो लॉन्च कर रहा है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसका ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उपग्रह लॉन्च कर रहा है जिससे सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम हो सके। इसरो 2025 की शुरुआत में GSLV का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका के संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिशन संभवतः AST स्पेस मोबाइल के सहयोग से अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने का लक्ष्य रखता है। ब्लू बर्ड नामक इस उपग्रह, क्या नाम है इसका? ब्लू बर्ड नाम है इसका, इस उपग्रह का। ब्लू बर्ड नामक इस उपग्रह में 64 वर्ग मीटर का एंटीना लगा है। कितना? 64 वर्ग मीटर का एंटीना लगा है। और इसे किफायती 5G ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने, वैश्विक कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजाइन किया गया। किसको? डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए। अगला प्रश्न है, 2024 में अग्रणी वैश्विक संप्रभु निवेशक मुबाडाला का घर कौन सा शहर है? वैश्विक संप्रभु निवेशक मुबाडाला का घर कौन सा शहर है? ए दुबई, बी अबू धाबी, सी रियाद, या डी दोहा? तो मुबाडाला का शहर कौन सा है? ए मुबाडाला का शहर है अबू धाबी। कौन सा? ये अबू धाबी है। वैश्विक संप्रभु निवेशक मुबाडाला का घर कौन सा शहर? ये है अबू धाबी। अबू धाबी में स्थित मुबाडाला 2024 में अग्रणी वैश्विक संप्रभु निवेशक के रूप में उभरा, जिसने 52 सौदों में कुल 29.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया। इसमें 52 सौदों में 29.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया। फंड के फोकस क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा शामिल है, जिसमें भारत जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। यह उपलब्धि खाड़ी क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है। किसको? खाड़ी क्षेत्र के, क्योंकि खाड़ी संप्रभु निधियों में सामूहिक रूप से वैश्विक बाजार में रिकॉर्ड 82 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। कितने? 82 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। अगला प्रश्न है, पौधे के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका किस राज्य में स्थापित की गई है? पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका किस राज्य में स्थापित की गई? ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी हिमाचल प्रदेश में, या डी उत्तराखंड में? महाभारत वाटिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इस राज्य का नाम है, कहाँ भी? ये इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका स्थापित की गई है। उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा हल्द्वानी, कहाँ पे? हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई। महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों जैसे पीपल, बरगद और हरसिंगार को शामिल करते हुए यह पल धार्मिक परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती है। यह वन पर्व से प्रेरणा लेता है। किससे? वन पर्व से प्रेरणा लेता है और वनों और वन्य जीवों के महत्व पर जोर देता है। यह संरक्षण प्रयास 2024 में इसी तरह की रामायण वाटिका की
स्थापना की बात किया गया है, जिसमें वाल्मीकि रामायण से पौधे प्रदर्शित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ भागीदार की? किसको प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने के लिए? ए आईआईएम अहमदाबाद, बी एनआईटी त्रिची, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईएससी बेंगलुरु। किसने प्रोजेक्ट विस्तार के लिए कृषि मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो ये है संस्था, इस संस्था का नाम है, तो यह संस्था है आईआईटी मद्रास। कौन है ये? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारत कृषि विस्तार प्रणाली के कृषि विस्तार प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया। यह पहल किसानों को सलाहकार सेवाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीकों और 12,000 से अधिक कृषि केंद्रित स्टार्टअप व्यापक डेटाबेस का लाभ उठाती है। अभिनव समाधानों को एकीकृत करके परियोजना का उद्देश्य उत्पादकता, बाजार पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ाना यह सुनिश्चित करना कि किसान बेहतर प्रथाओं और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो। 2025 में पहला लोकपाल दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? 2025 में पहला लोकपाल दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? ए 26 जनवरी को, बी 12 जनवरी को, सी 4 जनवरी को और डी 9 जनवरी को। किस तारीख को मनाया जाएगा भारत का मतलब पहला लोकपाल दिवस? 2025 में, सॉरी 2025 में मनाया जाएगा। कब? ये मनाया जाएगा 16 जनवरी को। 16 जनवरी को ये मनाया जाएगा, पहला लोकपाल दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी को 2025 में। पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को दिल्ली कैंट के जोरावर ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। कहाँ पे? ये जोरावर ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा पहला लोकपाल दिवस 26 जनवरी को, सॉरी 16 जनवरी को। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, अटॉर्नी जनरल और श्री अन्ना हजारे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। अन्ना हजारे भी होंगे इसमें। अगला प्रश्न, इस उत्सव का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोकपाल की भूमिका को उजागर करना और इसके भविष्य की दिशा पर चर्चा करना है। यह दिन शासन में पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने एनआरआई के लिए एनआरई और एनआरओ खाते खोलने के लिए टैब आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी एक्सिस बैंक। किस बैंक ने टैब आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है? किसके लिए? एनआरआई के लिए एनआरई और एनआरओ खाते खोलने के लिए। तो इस बैंक का नाम है, ठीक है, इस बैंक का नाम है एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनआरई और एनआरओ खाते खोलने के लिए अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई के लिए टैब आधारित पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। 2 जनवरी 2025 को शुरू की गई यह पहल डिजिटल दस्तावेज सत्यापन को सक्षम करके भौतिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह तेजी से खाता सेटअप सुनिश्चित करता है और एनआरआई के लिए सुविधा बढ़ाता है। अपनी सेवाओं में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की एसबीआई की प्रतिबद्धता वैश्विक बैंकिंग में दक्षता और ग्राहक के संतुष्टि पर इसके फोकस को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना
शुरू कहाँ शुरू की गई? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, या डी चेन्नई में? तो ये शुरू किया गया है, इसको ये शुरू किया गया है ये दिल्ली से। यहाँ पे शुरू किया गया ये दिल्ली में, ये दिल्ली में शुरू किया। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना दिल्ली में शुरू किया गया है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य गुरुद्वारा पुजारियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। किसका? गुरुद्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा 30 दिसंबर को घोषित की गई यह पहल नई दिल्ली की प्रत्येक मंदिर और गुरुद्वारा पुजारी को 18,000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान करती है। यह योजना धार्मिक पदाधिकारियों का समर्थन करने के लिए शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 1 जनवरी 2025 को स्वस्थ होमवर्क अधिनियम लागू किया? स्वस्थ होमवर्क अधिनियम लागू किया किस राज्य ने? ए टेक्सास ने, बी न्यूयॉर्क ने, सी कैलिफोर्निया, या डी फ्लोरिडा ने? अमेरिका के सारे शहर हैं जिसने स्वस्थ होमवर्क अधिनियम लागू किया है। तो उस शहर का नाम क्या है? ठीक है, उस शहर का नहीं, उस राज्य का नाम क्या है? ये अमेरिका का सारे राज्य हैं। तो इस राज्य का नाम है ये कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने स्वस्थ होमवर्क अधिनियम लागू किया 1 जनवरी 2025 से। कैलिफोर्निया में 1 जनवरी 2025 से स्वस्थ होमवर्क अधिनियम लागू किया ताकि साक्ष्य आधारित प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए छात्रों के होमवर्क को बोझ कम किया जा सके। स्थानीय शैक्षिक एजेंसियों को सभी ग्रेड स्तरों पर होमवर्क नीतियां बनाने और उन्हें अपडेट करने की आवश्यकता है। इस पहल का और समर्थन करने के लिए कैलिफोर्निया का शिक्षा विभाग 1 जनवरी 2026 तक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। अब तक 1 जनवरी 2026 तक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, जिससे राज्य भर में सुसंगत और प्रभावी नीति विकसित सुनिश्चित होगा। अगला प्रश्न, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बी आरिफ मोहम्मद खान, सी के विनोद चंद्रन, या डी नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो क्या सीएम है बिहार के। ठीक है, ये पहले केरला के थे, अब क्या है ये बिहार के, क्या है ये बिहार के राज्यपाल हैं। इन्होंने क्या है ये शपथ ली। पहले कौन थे? ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे। अब ये क्या है केरल के राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बाद बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में आयोजित किया गया, जहां पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने शपथ दिलाई। यानी ये पटना उच्च न्यायालय के क्या मुख्य न्यायाधीश है? कौन? के विनोद चंद्रन। ठीक है, के विनोद चंद्रन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947 में, बी 1965 में, सी 1971 में, या डी 1958 में? इसकी स्थापना हुई है, इसकी डीआरडीओ की स्थापना हुई। ठीक है, ये 1958 में डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ये 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और 2 जनवरी 2025 को इसने 67वां स्थापना दिवस मनाया, यानी 67th स्थापना दिवस मनाया। पिछले दशकों में डीआरडीओ ने उल्लेखनीय रूप से विकास किया।
जो 10 प्रयोगशालाओं से बढ़कर 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क तक पहुंच गया। कितना ये? 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में कितने प्रयोगशाला भी हो गए? ये 52 प्रयोगशाला हो गए हैं और 5 क्या है? डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। ठीक है, पहले शुरू कितना किया था? ये 10 से शुरू हुआ था। इसने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए, तेजस और अर्जुन प्रमुख युद्ध टैंक जैसे नवाचारों के साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान दिया। किसमें? भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान दिया है। अब देख लेते हैं कि इसका दिसंबर का महत्वपूर्ण डेज देख लेते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट डेज इन दिसंबर 2024 का, यानी दिसंबर 2024 का महत्वपूर्ण जो वो है डे है उसको देख लेते हैं। पहले 1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसकी थीम है लेट कम्युनिटी लीड। क्या 2 दिसंबर को क्या मनाया? 2 दिसंबर को नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। इसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ए क्लीन एंड हेल्थी प्लेनेट। दूसरा मैंने है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। दास्ता को कम क्या है? समाप्त करने के लिए। फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ए ब्रिज ओवर द डिजिटल डिवाइड इसका थीम है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे फॉर द हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी मनाया जाता है। कितना? 3 दिसंबर को। इसका थीम क्या है? यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द एसडीजीज फॉर विथ एंड बाय पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इसका क्या थीम है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इसका थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन एकम्प्लिशमेंट इन द मैरीन टाइम डोमेन। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया? इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका थीम है द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे ही मनाया जाता है। इसका थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ठीक है। 6 दिसंबर को मनाया जाता है बी आर अम्बेडकर डेथ एनिवर्सरी। 6 दिसंबर को एक मनाया जाता है। 6 दिसंबर को ही नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे भी मनाया जाता है। नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को मनाया जाता है पोस्ट आर्म्ड फ्लैग डे। 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जाता है। इसका थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डिपार्टमेंट। 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। यूएनसीएसी एक्ट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। 10 दिसंबर को मनाया जाता है राइट ह्यूमन डे। इसका थीम है क्या है? कंसोलिडेटिंग एंड सस्टेनिंग ह्यूमन राइट्स कल्चर इनटू द फ्यूचर। 10 दिसंबर को ही डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल का क्या होता है? बरसी भी मनाई जाती है। कब? ये 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ फाउंडेशन डे। यूनिसेफ फाउंडेशन मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इसका थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। इसका है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम का थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। 12 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है 12 दिसंबर को। इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन इसका यह थीम है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है कब? 14 दिसंबर को। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, रिमेंबर रिजॉइस एंड रिन्यू। इसका थीम है। ठीक है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है कब? ये
माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया, माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे भी मनाया जाता है। इसका ये है थीम है प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन इसका थीम है। ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ये गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। इसी दिन 19 दिसंबर को क्या हुआ, ये गोवा को आजाद कराया गया था पुर्तगालियों से। बीस दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ह्यूमन सॉलिडेरिटी मनाया, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। इसका थीम है फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, करप्शन एंड टेररिज्म। इसका थीम है फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, करप्शन एंड टेररिज्म। 22 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। इसका थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। इसका थीम है विंटर सोलिस्टिस। क्या है ये 22 दिसंबर को ये विंटर सोलिस्टिस भी मनाया जाता है। तेईस दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस यानी फार्मर्स डे। 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। इसका थीम है इंपावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे, गुड गवर्नेंस डे और इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे भारत में। और क्या है फर्स्ट यानी 31 दिसंबर को मनाया जाता है न्यू ईयर ईव। ठीक है, न्यू ईयर ईव मनाया जाता है 31 दिसंबर को। तब 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव मनाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।